है मध्य का। यदि किसी श्रेणी के चर मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में अनुव्यासित किया जाए तो मध्य के चर मूल्य को मध्य का कहते हैं। कॉर्नर के अनुसार मध्य का समंग श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो समान भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि एक भाग में सारे मूल्य मध्यका से अधिक तथा दूसरे भाग में सारे मूल्य उससे कम हो। इस प्रकार मध्य का वह केंद्रित चर मूल्य है जो अनुविन्यासित समंग श्रेणी को दो समान भागों में विभाजित करता है। तो इसके अंदर जो मध्यका का अर्थ हुआ वह यह हुआ कि जो भी हमारे पास समंग हैं, जो भी हमारे पास पदमूल्य हैं, उनको या जो चर मूल्य हैं उनको हम आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में या अवरोही या अर्थात घटते हुए क्रम में उनको हम लिखते हैं, उनको हमें जमाना होता है। और जब हम इस तरीके से उनको जमा लेते हैं तो इसके जो मध्य के चर मूल्य हैं, है ना, जो मध्य का जो चर मूल्य है, बीच की जो संख्या है, वो हमारा मध्य का कहलाता है। जैसा कॉर्नर ने भी बताया कि समंग श्रेणी का चर मूल्य है, यानी समंग श्रेणी का वह पद या वह चर मूल्य जो हमारे पूरे समंकों को दो भागों में बांट देता है। एक भाग में उस मध्य का या चर मूल्य से अधिक वाली भाग होंगे और दूसरी स्थिति में उस चर मूल्य से कम मूल्य वाले हमारे पास चर होंगे या कम मूल्य से उस मध्यका से कम मूल्य वाले हमारे पास समंक होंगे। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो हमारा मध्यका है वह हमारी एक ऐसी केंद्रित संख्या है, एक ऐसी केंद्रित चर मूल्य है या ऐसी केंद्रीय समंक है जिससे हम अपने पूरे समंकों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक भाग जो हमारे उस केंद्रीय संख्या से कम है और दूसरा जो उस केंद्रीय संख्या से अधिक है। तो स्टूडेंट, ये था मध्यका का अर्थ। अब हम इसके गुण दोषों के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्यका के जो गुण हैं पहले उनको लेते हैं। मध्यका को समझना व ज्ञात करना बहुत सरल होता है। मध्यका पर चरम मूल्यों या सीमांत मूल्यों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसे बिंदु रेखा चित्र द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। मध्य का एक निश्चित एवं स्पष्ट माध्य होता है जिन तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे सुंदरता, भौतिक स्तर, स्वास्थ्य आदि, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करके मध्यका का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इसके गुण, यानी जो मध्यका है उसको सरल समझना और ज्ञात करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सा काम करना होता है कि जितने भी हमारे पास पद मूल्य हैं, समंक हैं, चर मूल्य हैं, उनको बढ़ते या घटते क्रम में लिख लो और उनमें जो सेंटर की जो संख्या है, बीच की जो संख्या है, वो हमारा पद मूल्य या जो चर मूल्य है, बीच का जो चर मूल्य है वही हमारी मध्यका होगी। यानी इसे हम आसानी से या देख कर भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है मध्यका पर चरम मूल्य या सीमांत मूल्यों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो मध्यका है इस पर जब भी कोई सीमांत मूल्य होते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हम बिंदु रेखा चित्र द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। मध्यका एक निश्चित एवं स्पष्ट माध्य होता है। तो इसमें जो मध्यका है वो हमारा एक निश्चित और स्पष्ट बीच की संख्या होती है, यानी माध्य होता है। जिन तथ्यों को मध्यका के अंदर जिन तथ्यों को हम संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की सुंदरता है, उसका बौद्धिक स्तर है, उसका स्वास्थ्य है, उसे भी हम मध्यका का प्रयोग करके व्यवस्थित कर सकते हैं, या उन सभी चीज़ों के लिए भी हम मध्यका का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसके दोषों की बात करते हैं। तो मध्यका की बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है। व्यक्तिगत श्रेणी में समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके ही मध्यका की गणना की जाती है, जो कि असुविधाजनक होता है। चर मूल्यों का वितरण अनियमित होने पर मध्यका प्राय भ्रमपूर्वक निष्कर्ष देता है। मध्यका सीमांत मूल्यों को महत्व नहीं देता, अतः जहाँ इन मूल्यों को महत्व देना आवश्यक होता है वहाँ यह अनुपयुक्त होता है। तो मध्यका इसके द्वारा हम बीजगणितीय विवेचना नहीं कर सकते, या इसके द्वारा बीजगणितीय विश्लेषण संभव नहीं होता है। व्यक्तिगत श्रेणी में समंक श्रेणी को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके ही मध्यका की गणना की जा सकती है, जो कि असुविधाजनक है। यानी जो हमारी व्यक्तिगत श्रेणी होती है, तीन तरह की श्रेणियाँ होती हैं। व्यक्तिगत श्रेणी होती है
खंडित श्रेणी होती है और सतत या विच्छिन्न श्रेणी होती है। तो इनमें जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें हम मध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें अपने पद मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में ही व्यवस्थित करके हम मध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, हमें उसकी गणना करनी होती है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही असुविधाजनक कार्य हो जाता है। चर मूल्यों का वितरण अनियमित होने पर मध्यिका भ्रमपूर्वक निष्कर्ष देती है। अब जब चर मूल्यों का वितरण जो फैलाव है उनका जो विवरण है वो अगर अनियमित है यानी लगातार नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो मध्यिका हमें ज्ञात होगी वह निश्चित ही भ्रमपूर्वक निष्कर्ष देगी, यानी भ्रम पैदा करने वाले निष्कर्ष हमारे सामने उसके आएंगे। अब चूँकि अगला है मध्यिका सीमांत मूल्यों को महत्व नहीं देता, यानी जो मध्यिका है वह सीमांत मूल्यों को महत्व नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में जहाँ सीमांत मूल्यों की आवश्यकता होती है वहाँ मध्यिका का प्रयोग उपयुक्त नहीं माना जाता, वहाँ के लिए मध्यिका अनुपयुक्त होती है। इसी क्रम में अगला है हमारा बहुलक या बहुस्टेक। तो पहले इसका अर्थ और इसके फिर गुण दोष। तो पहले अर्थ पढ़ते हैं। मोड शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द ली मोड से बना है, जिसका अर्थ है फैशन या रिवाज। सांख्यिकी में इसका अर्थ उस पद मूल्य से होता है जो वितरण में सबसे अधिक बार आता है। कीनी एवं कीपिंग के अनुसार बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो समंक माला में सबसे अधिक बार आता हो, अर्थात जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति हो। यानी जो हमारा बहुलक या बहुस्टिक इंग्लिश में मोड जो शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई। फ्रेंच भाषा का जो शब्द है ली मोड से हुई और जिसका अर्थ होता है फैशन या रिवाज। तो सांख्यिकी में इसका अर्थ यानी सांख्यिकी में अगर हम मोड शब्द का या ली मोड शब्द का अर्थ समझें तो इसका अर्थ होता है कि समंक माला का हमारे जो आंकड़े हैं, हमारे जो समंक हैं, उनका वह पद मूल्य या वह चर जो पूरी समंक माला में सबसे अधिक बार आया हो, यानी जिसका वितरण समंक माला में पूरे हमारे समंकों में सबसे अधिक बार हुआ हो, वह हमारा बहुलक कहलाता है। जैसा कीनी ने और कीपिंग ने भी कहा कि बहुलक उस पद मूल्य को कहते हैं जो समंक माला में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति होती है। यानी ऐसा समंक माला का ऐसा समंक या हमारे जो आंकड़े हैं उनका ऐसा कोई संख्या जो सबसे अधिक बार उन आंकड़ों में या उन समंक माला में आई हो या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हुई हो, जो बार बार आया हो, वह हमारा बहुस्टिक या बहुलक होता है। अब हम इसके गुण दोषों की बात करते हैं कि इसके गुण क्या है, दोष क्या है। तो पहले इसके गुणों की चर्चा करते हैं। बहुलक को समझना व ज्ञात करना बहुत आसान होता है। दैनिक जीवन में इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। जब हम औसत आकार या माप की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य बहुलक से ही होता है। दूसरा, बहुलक पर श्रेणी के चरम मूल्यों या सीमांत इकाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुलक को बिंदु रेखा चित्र बनाकर भी ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य है। तो जो बहुलक है उसका पहला गुण है हमारा कि बहुलक को हम आसानी से समझ सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि समंक माला में यानी जो हमारे आंकड़ों का समूह है, समंकों का समूह है, उसमें जो अंक या जो समंक बार बार आता है वो हमारा बहुलक होता है। तो इसे हम आसानी से और सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है, बहुलक श्रेणी के चरम मूल्यों पर सीमांत इकाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो उसके हमारे बहुलक है या हमारी जो बहुलक की श्रेणी है उसमें चरम मूल्य या सीमांत इकाइयों यानी अगली इकाई, प्रत्येक अगली इकाई, तो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम बिंदु रेखा चित्र द्वारा भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और जो बहुलक श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य है, यानी बहुलक है जो वो हमारी समंक श्रेणी का जो प्रतिनिधित्व करने वाला अंक है या प्रतिनिधित्व करने वाला जो पद मूल्य है या समंक है, उनका अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो बहुलक हमने निकाला या जो बहुलक हमारे पास है या जो बहुलक हमने ज्ञात किया वह पूरे समंक समूह का बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। इसी क्रम में अगला है बहुलक के दोष। बहुलक एक अनिश्चित व अस्पष्ट माध्य है। पदों की आवृत्तियां समाप्त होने पर इसे ज्ञात करना कठिन होता है। बहुलक सभी पदों पर आधारित न होने के कारण इसकी बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है। बहुलक सीमांत मूल्यों को महत्व नहीं देता, अतः सीमांत मूल्यों को महत्व न देना
को महत्व देना हो तो यह उपयुक्त नहीं है। पदों की संख्या से बहुलक को गुणा करने पर शुद्ध योग ज्ञात नहीं होता, जैसा कि अंकगणितीय माध्य में होता है। बहुलक कभी कभी अनिश्चित और अस्थिर प्रकृति का होता है और वर्ग के विस्तार में परिवर्तन हो जाने पर यह प्रभावित हो जाता है। तो बहुलक जो है वो एक अनिश्चित व अस्पष्ट माध्य है। पदों की आवृत्तियां समाप्त होने, अब जैसे मान लीजिए किसी समंग समूह में पदों की आवृत्तियां यानी ऐसा कोई पद नहीं है जो बार बार रिपीट हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में इसे निकालना बहुत कठिन और जटिल हो जाता है। दूसरा है जो बहुलक है वह सभी पदों पर आधारित नहीं होता, उसमें से केवल एक पद हम लेते हैं और जो बार बार आया हो, तो ऐसी स्थिति में इसके जो बीजगणितीय माप करना है या बीजगणितीय विवेचन करना है, विश्लेषण करना है, वह भी कठिन कार्य होता है। अगला है बहुलक सीमांत मूल्यों को महत्व नहीं देता, अतः सीमांत मूल्यों को महत्व देना हो तो यह उपयुक्त नहीं है। यानी बहुलक जो होता है वो हमारे सीमांत मूल्यों को महत्व नहीं देता है, और अगर ऐसी जगह जहाँ हमारे लिए सीमांत मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं वहाँ पर यह बहुलक की जो बहुलक है वह उपयुक्त नहीं होगा। अगला है पदों की संख्या से बहुलक को गुणा करके शुद्ध योग ज्ञात नहीं होता है। यानी पदों की जो संख्या है अगर उसका हम बहुलक से गुणा करते हैं तो उससे हमें उसका शुद्ध योग प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसा कि अंकगणितीय माध्य में होता है। अगला है बहुलक कभी कभी अनिश्चित और अस्थिर प्रकृति का होता है और वर्ग के विस्तार में परिवर्तन हो जाने पर यह प्रभावित होता है। तो बहुलक जो होते हैं वो हमारे अनिश्चित होते हैं, अस्थिर होते हैं, और जैसे ही हमारे वर्ग का विस्तार होता है यानी, तो ऐसी स्थिति में ये जो बहुलक है हमारे वह पूरी तरह से प्रभावित होंगे, जो सही नहीं है। सो स्टूडेंट, ये था केंद्रीय प्रवृत्ति माप के प्रकार